नमस्कार साथियों। डाइवर्सिफाइड भारत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं यह वीडियो ईस्ट अफ्रीका रीजन से बना रहा हूँ। और आज का मुद्दा है जंतर मंतर पे हुए जो प्रोटेस्ट 36 दिन तक चला। काकरोच जनता पार्टी, काकरोच काकरोच की तरह ही लोग थे एक्चुअली, क्योंकि उनका कोई मुद्दा था ही नहीं। उनका मुद्दा था कुछ और। उन्होंने किसी और के आड़ में अपने जो भी मुख्य मुद्दे थे उसके लिए वो बैठे थे। और जैसा कि आपने देखा कि एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने किसी को यह इस पे फोकस करते हुए नहीं देखा। इसमें क्या था कि 36 दिन तक चला ये लोग। अब इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे? सोनम वांगचू, उनका एक अपना अलग मुद्दा था। चंद्रशेखर रावण, उनका एक अपना अलग मुद्दा था। जो भी समाजवादी पार्टी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुई, बहुत लास्ट में कांग्रेस इन्वॉल्व हुई। और आम आदमी पार्टी तो मौकाप्रस्त पार्टी है ही है शुरू से ही। अन्ना आंदोलन से लेके आज तक का उनका इतिहास रहा है मौकाप्रस्ती का। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट जिस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वो पॉइंट ये है कि जो काकरोच जनता पार्टी के द्वारा धरना दिया गया इस मुद्दे पे कि नीट का पेपर लीक हुआ है। लेकिन आप जब 36 दिन के जो भी आंदोलन में लोग इन्वॉल्व हुए, उनके मुद्दे डिस्कशन हुए, नारे लगे, उसमें कहीं भी आप उसमें 5-10% ही आपको लगेगा कि ये लोग नीट के लिए बैठे हुए थे, नीट पेपर लीक के मुद्दे पे बैठे हुए थे। इनका मुख्य मुद्दा कुछ और था। नीट, इनको एक आड़ मिल गया कि नीट का आड़ लेके ये लोग बैठ गए। अब उसमें से क्या क्या मुद्दे थे? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि यह सरकार को किसी भी मुद्दे पे अभी तक जो भी कार्यकाल रहा है 2014 से लेके 2026 मिड तक का, ये किसी भी मुद्दे पे इस सरकार को झुका नहीं पाए थे। ठीक है, तो इन्होंने आड़ लिया स्टूडेंट का, आड़ लिया नीट का, जो सही मायने में एक सेंसिटिव मुद्दा था। और मैंने उसके संबंध में वीडियो बनाए थे और पोस्ट भी डाले थे। लेकिन इन्होंने उस महत्वपूर्ण मुद्दे के, सेंसिटिव मुद्दे के आड़ में अपना पर्सनल, जो भी इनका पर्सनल व्यक्तिगत प्रॉब्लम थे, जैसे जो भी बीजेपी द्वारा टीएमसी पार्टी पर जीत पाई, तो इंडी गठबंधन को अब लग गया कि 2027 यूपी में और 2029 फिर से केंद्र में कोई रोक नहीं सकता है मोदी जी को। तो उसी के क्रम में ये लोग एकदम डिस्टर्ब हो गए। अब इन लोग को खलबली यही है कि कैसे इस सरकार को किस मुद्दे पे घेरा जाए। अभी तक इनको कोई मुद्दा नहीं मिला था, एक सेंसिटिव मुद्दा मिला था जिसमें मैं भी कनेक्ट किया, और सही मायने में वो सरकार का फेल्योर है आज, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस सेंसिटिव मुद्दे के आड़ में इन्होंने एफसीआरए और भी बहुत महत्वपूर्ण अपने चीजें, जैसे महत्वपूर्ण जो भी बिंदु थे उसके लिए लोग बैठे। अब इसमें मैक्सिमम आप देखेंगे कि एक समुदाय विशेष के लोग आके बैठे हुए थे। तो उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं कि लेकिन उसमें एफसीआरए कानून जो 21 जुलाई या 22 जुलाई को संसद में पेश होना था, तो उस पारित कराने के लिए, उसके संबंध में ये लोग, उसके संबंध में सोनम वांगचू जुड़े। सोनम वांगचू को ये लोग मोहरा के तौर पे यूज किया, क्योंकि वो आंदोलनजीवी हैं। जैसा कि मोदी जी ने एक शब्द दिया है, आंदोलनजीवी, तो सोनम वांगचू आंदोलनजीवी हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरे लिए वो लोग इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं उनको नाम से संबोधित करूँ। तो वो मेरे लिए काकरोच की तरह ही है। तो और सोनम वांगचू का क्या इतिहास है, मैं समझता हूँ कि कोई समझदार होगा तो उनको समझ में आएगा कि सोनम वांगचू का अपना क्या पर्सनल इंटरेस्ट था। उसी तरह चंद्रशेखर रावण है, उनका क्या पर्सनल इंटरेस्ट था। उसी तरह बाद में जो कांग्रेस है, कांग्रेस का छवि आज तक रहा है, स्वतंत्रता से लेकर अभी तक रहा है कि वो कभी भी सत्ता से बाहर रहने में खलबली मच जाता है उनके अंदर, क्योंकि सत्ता से बाहर रहना उनको पसंद नहीं है। तो
सबके अपने 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 सारे पार्टियों के सारे लोगों के अपने पर्सनल मुद्दों को वो लोग नीट के आड़ में, नीट पेपर लीक के आड़ में वो लोग एक आंदोलन के रूप में लेके आए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही धर्मेंद्र प्रधान ने मतलब एट द एंड इस्तीफा दिया, फिर भी ये लोग उसको खींचने के लिए थोड़ा सा माहौल बनाया, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं बैक से इनको मतलब फील हुआ कि अब दिक्कत हो जाएगा, तो इन्होंने अपने जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उस पे भी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। मतलब सरकार ने तो कॉम्प्रोमाइज किया ही है, लेकिन सरकार इनके जो अपने महत्वपूर्ण मुद्दे थे उस पे भी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है। तो मैं समझता हूं कि सरकार और इनकी दोनों का विन विन था, और सरकार ने एक अपना छवि फिर से एक तीर से दो निशाना भी कर दिया कि सरकार अभी तक मोदी जी को विपक्ष, मतलब कहीं गांव गड़े में बैठ के किसी नुक्कड़ पे बैठ के लोग बोलते थे कि मोदी जी तानाशाह हैं, तो अब ये तानाशाही वाला बात बोलने के लायक नहीं रहेंगे। दूसरा, ये पहली सरकार थी जिसमें किसी भी मंत्री का किसी कारण से इस्तीफा नहीं हुआ, मतलब किसी मुद्दे के बल पे इस्तीफा नहीं हुआ, तो ये भी एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। और तीसरा, अब स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स और सब लोग के तरफ ये गया है मैसेज कि ये सरकार लोगों की सुनती है, लोगों की सुन रही है, और इसमें कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में बीजेपी को फायदा होने वाला है। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर ये 2029 के करीब आता तो लोगों का सेंटिमेंट कुछ और होता, और 2026 मिड में आने का मतलब यह है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा टाइम मिल गया है सारी चीजों को संभाल के और लोगों के सेंटिमेंट के साथ फिर से घुलने का। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि कोई भी विपक्ष यही चाहता है कि हम जब चुनाव नजदीक हो तब हम हावी हों किसी भी सत्ताधारी पार्टी पर, ताकि लोग उस सेंटिमेंट से जुड़े और अपना एग्रेशन, अपना जो भी गुस्सा है उस पे दिखाए, चुनाव वोट के तौर पे दिखाएं। लेकिन इस मोदी सरकार ने कभी इनको एक ऐसा कोई मुद्दा दिया ही नहीं था। पहली बार इनको नीट का मुद्दा मिला, इन्होंने कहा कि भाई भले ही जल्दी है, चलो इसको ही भुनाते हैं, और नीट के मुद्दे के आड़ में सबका अपना व्यक्तिगत मुद्दा जुड़ा हुआ था, और नीट का मुद्दा पूरा कैलकुलेट करेंगे, 36 दिन को पूरा एनालाइज करेंगे तो वो पूरे 36 दिन में 10% रह गया था। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी के जो भी गठजोड़ पार्टी थे, उन्होंने अपने मुख्य मुद्दों से भी कॉम्प्रोमाइज किया। तो ये सबसे अच्छा, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि चलो मैं मान लिया कि आप लोग नीट के पेपर लीक के संबंध में आप लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, कोई बात नहीं, आप मोदी का भी मांगो, प्रॉब्लम वो नहीं है। लेकिन साइमल्टेनियसली पंजाब में भी पेपर लीक हुए थे, कर्नाटक में भी पेपर लीक हुए थे, और ऐसा भी नहीं था कि उसके लिए आपको अलग से कहीं से बैठने की जरूरत थी। आप उसी में 2 तख्ती और जोड़ लेते कि पंजाब के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, लेकिन नहीं, क्योंकि मुद्दा इस्तीफा, नीट, पेपर लीक, स्टूडेंट थे ही नहीं, मुद्दा था सबको अपना अपना व्यक्तिगत लाभ के तौर पे, व्यक्तिगत जो इंटरेस्ट था उसको उस नीट की आड़ में अपने को वो सही करना था, क्योंकि FCRA कानून और भी बहुत सारे चीजें साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, और मुश्किल से 3 से 6 महीने में आप बहुत बड़ा बदलाव देखने वाले हैं, क्योंकि ये बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं अपने 360 के जुगाड़ में भटक रही है, और जिस दिन वो हो गया वो अलग ही माहौल बन जाएगा। तो खैर जो भी है, उससे एक और महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि आज 27 जुलाई को एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पेश हुआ, लेकिन जो कॉकरोच पार्टी, जो इंडी गठबंधन पेपर लीक के संबंध में सरकार को घेरे हुए था, उसी ने इस सरकार का एंटी पेपर लीक बिल में विरोध किया। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग खुद नहीं चाहते कि इस लेवल तक बदलाव हो, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति, चाहे आप बिहार में RJD को देख लीजिए, चाहे यूपी में समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, चाहे दिल्ली और पंजाब में
आम आदमी पार्टी को देख लीजिए और इंडिया लेवल पे आप कांग्रेस को देख लीजिए। इनका पूरा इकोसिस्टम, इनके पूरे लोग इसी में पल बढ़ रहे हैं। और ये लोग खुद शिक्षा माफिया है, भूमाफिया है। और अगर कोई एंटी बिल बन जाएगा किसी भी तरह का तो इनको खुद प्रॉब्लम होगा। उसी क्रम में अब सीआरए बिल भी बन जाएगा तो इनको खुद प्रॉब्लम होगा, क्योंकि चाइना से, अमेरिका से किसी न किसी फाउंडेशन, इंडियन एंटी नेशनल फाउंडेशन से इनको फंडिंग आता था, जो अब सीआरए बंद कर देगा। अभी पेपर लीक का मुद्दा, पेपर लीक बिल आ जाएगा तो इनके जो तिलचट्टे हैं उनका रोजी रोटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो सही मायने में नीट पेपर लीक कोई मुद्दा ही नहीं था और सबके अपने अपने छोटे इंटरेस्ट थे और उसी के तौर पे ये लोग जुटे हुए थे। तो अल्टीमेटली जिसकी भी जीत हुई हो, साइकोलॉजिकली कोई भी वो कर सकता है, इसको अपना जीत मान सकता है। लेकिन मेरे मायने में इसके 2029 और 2027 के आगामी चुनाव में इसके जो इम्पैक्ट होंगे वो बीजेपी के लिए पॉजिटिव ही होंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी मुद्दा, कोई भी प्रॉब्लम इस सरकार को लेके आ रहा है तो जो हम जैसे समर्थक हैं इस सरकार के विरोध में भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमको एट द एंड ये भी पता है कि अगर एक देश और एक समाज के तौर पे देखें तो इस पार्टी के जैसा कोई पार्टी भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इनको हटाना 2027 में यूपी से और 2029 में केंद्र से हटाना इतना आसान है। हाँ, सब लोग प्रयास किए, अपना जो भी बल यूज कर पाए वो उस लेवल से इन्होंने प्रयास किया, एक आंदोलन खड़ा किया। वो भी आंदोलन जो इनका अल्टीमेट गोल था वो इस आंदोलन ने उसको पूरा भी नहीं करने दिया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सरकार ने भी कॉम्प्रोमाइज किया और ये आंदोलनजीवियों ने भी कॉम्प्रोमाइज किया। तो मेरा बस यही पॉइंट था कि अभी जो भी चल रहा है कि बीजेपी बैकफुट पे आ गई, सरकार बैकफुट पे आ गई, मोदी जी बैकफुट पे आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकतंत्र में ये सारी चीजें एक साथ चलती रहती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि देश और लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। और साथ ही साथ बहुत लोग जो इस आंदोलन में जाकर गाली गलौज किए, मोदी जी को गाली दिए, उनकी माँ को गाली दिए, राम सीता जी पर गाली गलौज और चुटकुले बनाए गए, तो सब लोग आगे पीछे देख लिए जाएंगे, वो एक अलग विषय है। और बहुत जल्द ही आप मेरा जो एनालिसिस है बहुत जल्दी उसके इम्पैक्ट भी दिखने लगेंगे आप सभी को। तो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, देर सवेर सबको निपटाया जाएगा। और थोड़ा शांति है। नीट पेपर लीक हुआ, हार्डली मेरे को भी प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मैंने अपने सीए जर्नी में मैंने देखा है कि एक बार आप अगर पेपर से कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो फिर से पेपर पे आने में, उस स्टडी में आने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। और मुझे लगता है कि बहुत लोग की लाइफ खराब हो जाती है अगर एक बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो एज ए स्टूडेंट मेरे को भी हर्ट हुआ था और मैंने भी फील किया था कि पेरेंट्स पे, उन बच्चों पे क्या गुजरा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरा मेन प्रॉब्लम ये था कि उसके आड़ में बैठ के लोग तमाम तरह के अपने प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ और सरकार इससे सबक लेगी। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 2027 में यूपी में और 2029 में फिर से बीजेपी कमबैक कर रही है। और जो भी लोग ये कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़े थे और आवेश में आके गाली गलौज किए हैं, तोड़फोड़ किए हैं, सबका हिसाब होगा। इसी के साथ नमस्कार।